जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सब स्वागत। तो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि आज 12th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर शुरू हो रहा है उसको एकदम बेहतरीन ढंग से शुरू किया जाए और अच्छे से पढ़ने की कोशिश की जाए। तो सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आ जाओ बच्चे। फिलहाल तो काफ़ी बच्चे लाइव हैं और फिर क्लास को शुरू किया जाए। राधे राधे बच्चे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बताइए, तैयार हो आज की क्लास के लिए? जीवों में जनन या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर पहला। बताओ। हाँ, और पहले ही बता दें, अगर कुछ बच्चे 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी खरीदे होंगे न्यू एडिशन का, तो उसमें पहला चैप्टर दिया होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पौधों में जनन। तो कंफ्यूज मत होना, उसमें 13 चैप्टर दिए हुए हैं। एनसीईआरटी रिवाइज हो गई है क्योंकि एनसीईआरटी पूरे इंडिया में लागू होती है, लेकिन हम आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ाएंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम से पूरी तरीके से अच्छे से सारे क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना। और जैसा कि पहले मैंने बताया ही था, इससे कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। दीर्घ क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आए जाते, ठीक है ना। यस सर, आई एम रेडी। ठीक है भाई, रेडी हो। बिहार की धरती से सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास को एक बार शेयर कर दो, जितने बच्चे फिलहाल लाइव हो क्लास को लाइक कर दो और फिर क्लास को शुरू किया जाए, ठीक। तो आज जो चैप्टर शुरू हो रहा है बच्चे, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और ये इंट्रोडक्शन क्लास है। ये आपके बाद हो सकती है कि सारी क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि पहले ही बोला गया था कि 90% क्लासेस आपकी किस पे चलेंगी, एप्लीकेशन पे। बाकी फिर क्लासेस कुछ इंट्रोडक्शन वाले और हो सकता है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन चले किस पे, यूट्यूब पे, ठीक है ना बच्चे। हाँ, ये टाइम बढ़िया है सबके लिए, ठीक। चलो। तो सबसे पहले बात की जाए किसकी, जनन की बात की जाए। तो भाई जनन क्यों आवश्यक होता है? तो जनन आवश्यक क्यों है? मान लो कह रहा है कि मेरे शरीर में जनन की क्रिया नहीं हुई तो मेरी अगली पीढ़ी नहीं आएगी। तो अगली पीढ़ी जब नहीं आएगी तो धीरे धीरे मनुष्यों में अगर जनन की क्रिया समाप्त होती जाए तो धीरे धीरे मनुष्यों का धरती से जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जनन आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि जीवों की जातियां या वंश पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो, चलते रहे। और किसमें हो रहा है? जीवों में। अब बच्चे जीव शब्द की बात यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा। पहले तो लिया जाए, अच्छा अभी ये भी है, देखो जितने बच्चे अभी वरदान बैच से नहीं जुड़े हो, बच्चे वरदान बैच से जुड़ जाइए। इसमें आपको आनंद सर, प्रिंस सर, विवेक सर, मैं और इरशाद सर, दीपक सर, सौरभ सर, जितने भी साइंस वर्ग के टीचर हैं वो भी बिहार बोर्ड के लिए पूरी तरीके से क्या कहते हैं, सबसे अच्छी टीम के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी। और जो फीस है बच्चे, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हफ्ते में 3 पार्टी भी करोगे तो आपका 1499 रुपये से ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो उस पार्टी को कुछ दिन बंद करो और इस बैच में इनरोल हो, ठीक, ताकि क्या हो, आपकी पढ़ाई आपकी बेहतर बन पाए, ठीक है ना बच्चे। चलो अगली बात की जाए टाइमिंग की। तो मेरी टाइमिंग आपको पहले से पता है, 7 से 8 बजे तक सुबह में, और सुबह 6 से 6:45 तक उर्दू की क्लास थी। फिर चलेगी 8:15 से 9:15 तक इंग्लिश की क्लास। फिर 9:30 से 10:30 चलेगी मैथ की क्लास। और फिर शाम को 5:30 से 6:30 या 9:30 से 10:30 के बीच प्रिंस सर आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे। और 7 से 8 आनंद सर की क्लास है, कौन सी, फिजिक्स की। और 8:15 से 9:15 शाम को विवेक सर आपको लेके पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, जो करेंगे खोपड़ी में छेद केमिस्ट्री के, जैसा कि वो कहते हैं, ठीक है ना बच्चे। हाँ, मेरी क्लास प्रत्येक दिन चलेगी, हफ्ते में 6 दिन क्लास मिलेगी, संडे आप लोगों को रेस्ट मिलेगा, ठीक। अभी खुश हो। और फिर आते हैं किस पे, स्लाइड पे, और शुरू करते हैं पढ़ना। उसके पहले हम इसको थोड़ा सा कर ले चेंज। और आप लोग हो जाइए तैयार। चलो, तो सबसे पहले किसकी बात की जाएगी, जीव की, ठीक है ना। इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखना। जनन क्या है? जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कोशिका या जीव, पहला शब्द क्या आ रहा है, जीव। देखो बच्चे, एक वर्ड है जिसको आप लोग कह रहे हो क्या, बायोलॉजी, बायोलॉजी। तो कुछ बच्चे दिमागी तौर पे इसको सीमित रख देते हैं कि कहां तक,
जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान तक। तो बच्चे जंतु विज्ञान और केवल वनस्पति विज्ञान का अध्ययन ही बायोलॉजी नहीं है, यहाँ पर लिखा होता है जीवों का अध्ययन, न कि जंतुओं या पौधों का अध्ययन, ठीक है ना। तो जहां बायो का अर्थ क्या है, लिविंग, क्या अर्थ है बायो का अर्थ, लिविंग, या इसी को हम लोग कहते हैं जीवित, और लॉजी का अर्थ होता है क्या, स्टडी या अध्ययन। तो इसकी परिभाषा में लिखा जाता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं जीव विज्ञान। लिविंग का अर्थ क्या लिख रहे हो, जीवित, जीवित, और स्टडी का क्या अर्थ लिख रहे हो, अध्ययन। तो परिभाषा अब अगर लिखा जाए बच्चे, परिभाषा अब अगर लिखा जाए कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे बताओ तो कमेंट में। जंतुओं का अध्ययन लिखोगे कि पौधों का अध्ययन लिखोगे कि जीवित वस्तुओं का अध्ययन लिखोगे, बताओ परिभाषा क्या लिखोगे बताओ तो। तीनों में से ऑप्शन दे दे, अगर पूछ ले कि बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का कि पौधों का कि जीवों का, कि इनमें से कोई नहीं, तो क्या टिक करोगे बताओ। एकदम आराम से बेसिक से, एकदम कहा जाता है ना कि एकदम शुरुआती दौर से पढ़ने की कोशिश करो ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आए। बताओ सर हमें लेट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, अभी एकदम बेसिक तौर पे शुरू की जा रही है, अचानक खूब स्पीड में चलने की कोशिश नहीं की जाएगी, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जीवित, ठीक है ना, पहले एक बच्चे ने किसी ने लिखा जीव, जीव का स्टडी, अब जीवित वस्तुओं का अध्ययन कहिएगा। सीधे सीधे परिभाषा अगर लिखी जाए इसकी तो क्या लिखोगे, विज्ञान की वह शाखा, क्या लिखोगे, विज्ञान, एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, कि वह शाखा, कि वह शाखा जिसमें जीवित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीवित वस्तुओं लिख लो या जीवों लिख लो, जीव मत लिखो, जीवित वस्तुओं लिख लो, जीवित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ये एकदम बेसिक परिभाषा हुई, एकदम जो कहा जाता है ना कि 9th में कहीं पढ़ा होगा आपने, एकदम बेसिक तौर पे छोटी सी छोटी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहते हो। अब जो आप लोग कहते हो कि इसे वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन, तो इसको कहा गया है कि इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, इसे 2 भागों में, 2 भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित, एकदम आराम से किया जाता है, किया जाता है। अब यहां पर आप कह सकते हो कि पौधों और जंतुओं का अध्ययन, तो पहला लिखते हो क्या, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरा लिखते हो क्या, पादप विज्ञान, पौधों का अध्ययन, पादप विज्ञान। अब जंतु विज्ञान को क्या लिखते हो, जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को क्या लिखते हो, बॉटनी, क्या लिखते हो, बॉटनी या वनस्पति विज्ञान लिखते हो उसको। तो ये दोनों उसकी शाखाएं हैं, न कि हम ये कह सकते हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पौधों और जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ये बात पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा हो सकती है, न कि ये कहा जा सकता कि सीमित रूप से कि केवल 2 ही चीजों का यहाँ अध्ययन किया जाता है। गुरुजी कभी कभी रविवार को क्लास ले लीजिए, कीजिएगा, ले लेंगे भाई, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल ले लेंगे, क्योंकि जब 6 दिन पढ़ा सकते हैं आप लोगों को तो 1 दिन पढ़ाने में और क्या जा रहा है बताइए। ठीक, ये चीजें क्लियर है एकदम बेसिक तौर से। अब इन्हीं जीवों में कह रहा है कि हमको पढ़ना है किसके बारे में, जनन के बारे में, मतलब कि इनमें जनन की क्रिया कैसे होती है। अब यहाँ जंतुओं में भी कई प्रकार के जंतु हो सकते हैं, एक कोष की जंतु हो सकते हैं, बहुकोष की जंतु हो सकते हैं।
पौधों में भी जनन के बारे में पढ़ना है। एक कोष की पौधे भी हो सकते हैं, बहुकोष की पौधे भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर शैवाल को देखा जाए तो शैवाल एक कोष की भी होता है और शैवाल बहुकोष की भी होता है। और जंतुओं की बात की जाए तो जंतुओं में अमीबा एक कोष की है, हम लोग बहुकोष की हैं। तो हम सभी लोगों में चाहे एक कोष की जीव की बात की जाए, चाहे बहुकोष की जीवों की बात की जाए, चाहे पौधों की या जंतुओं की, इन्हीं दो के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जनन के बारे में। क्लियर है? बता तो सर जी वस्तु जीवित होती है क्या? चलो बच्चे, एक बच्चा पूछ रहा है सर वस्तु जीवित होती है क्या? तो बच्चे अगर कहा जाए जनन किस में हो सकता है, मृत जीवों में जनन होता है क्या? नहीं, मृत जीवों में जनन नहीं होता। इसलिए यहां पे लिखा गया है क्या? जीवित वस्तुओं की बात हो रही है। आप केवल एक शब्द पकड़ के मत बैठो बच्चे, केवल वस्तु की बात, वहां लिखा है जीवित वस्तु की। तो जीवित वस्तुओं में जनन की क्रिया होती है, पर कुछ जीवित वस्तुएं भी ऐसी होती हैं जिनमें जनन की क्रिया नहीं होती है। जैसे खच्चर एक ऐसा जीव है या जंतु है जिसमें जनन नहीं होता। ठीक, खच्चर आप लोग सब लोग देखे होंगे, उसमें जनन की क्रिया नहीं होती। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए कहा रहा है जीवित वस्तुओं की बात हो रही है। यस सर। पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप से मिलिएगा, पैनल पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। जैसे ही क्लास खत्म होगा फिर आपको A4 साइज नोट्स, क्लास नहीं मतलब चैप्टर भी खत्म होगा तो A4 साइज नोट्स चैप्टर के मिल जाएंगे, एकदम अच्छे से लिखे हुए। उसमें फिर सब्जेक्टिव होंगे, थियरी होगा, फिर ऑब्जेक्टिव होंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी, इतनी चीजें, ठीक है ना? चलो अगली बात पे आ जाए, जनन पे आ जाए भैया। अब किसकी बात की जाए? जनन की बात की जाए। रिप्रोडक्शन, किसकी बात की जाए? जनन, या इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कह रहे हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक, अब आ जाओ रिप्रोडक्शन पे। तो सीधे सीधे रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो उसमें कहा गया है क्या? अभी मैं आप लोगों को समझा ही रहा था कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कोशिका या जीव, कोई कोशिका चाहे पौधे की हो या जंतुओं की हो या किसी भी चीज की हो, या जीव कहने का मतलब जीवित वस्तु कोई भी हो, क्या कर रहा है? अपने जैसे नई संतान उत्पन्न कर रहा है। मनुष्य मनुष्य को जन्म देगा, अमीबा अमीबा को जन्म देगा, पैरामीशियम पैरामीशियम को जन्म देगा, कोई शैवाल शैवाल को ही जन्म देगा। ऐसा नहीं होगा कि एक प्रजाति किसी दूसरे प्रजाति को जन्म दे रही है। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कोशिका या जीव अपने जैसे ही संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है ना बच्चे? सर 11th में मैथ था, 12th में बायो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है बच्चे, पर वो स्कूल वाले करना चाहेंगे तो कर देंगे, वैसे नहीं तो नहीं करेंगे। और अगर बच्चे आपको एक चीज बता दें, जिस बच्चे का भी ये कमेंट रहा कि अगर उसने ये कह के चेंज करना चाह रहा है कि मैथ टफ है बायो आसान है, तो नहीं बच्चे, दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे में अपने लिए बहुत उच्च लेवल के होते हैं, बस पढ़ाने वाला बढ़िया होना चाहिए। ठीक है ना बच्चे? तो इसमें क्या लिखोगे? जनन वह प्रक्रिया है, जनन वह प्रक्रिया, या वह क्रिया लिख लो, सामान्य भाषा में लगेगा। वह क्रिया है जिसमें कोई कोशिका, जिसमें कोई कोशिका या जीव, कोशिका या जीव, अब बहुकोश की भी हो सकता है और एक कोश की भी हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। वो जीव अपने समान नए कोशिका, अपने समान नए कोशिका या जीव को उत्पन्न करने की क्रिया करता है, जिससे क्या होगा? जीवों के वंश चलते रहते हैं, जिससे जीवों के वंश चलते रहते हैं,
जिससे जीवों के क्या होते हैं, वंश चलते रहते हैं। तो पूछेगा जनन किसे कहते हो, तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कोशिका या जीव अपने ही जैसे किसी दूसरे कोशिका या जीव को उत्पन्न करने की क्रिया करता है, और इस क्रिया को क्या कहते हो, जनन कहते हो, जिसके कारण जीवों के वंश क्या होते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। बात ये समझ में आ रही है? हाँ, जीवन काल भी कह सकते हो उसको, जीव के जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच की अवस्था को। ठीक। सर रिकॉर्डेड क्लास जाएगा जो आप पढ़ा रहे हैं? हाँ, रिकॉर्डेड क्लास तो आपको एप्लीकेशन में ये मिल भी जाएगा, हालांकि ये तो यूट्यूब पे तो ऐसे भी पढ़ा रहेगा। बताओ, क्लियर है ये चीज, क्लियर है? हाँ बताओ, यहां तक एकदम बेसिक तौर से अगर देखा जाए तो क्या क्लियर है, बताओ तो। अगर एकदम बेसिक बात की जाए तो यह क्या क्लियर है यहां तक? बताओ, अगर यहां तक एकदम बेसिक तौर पे छोटी छोटी बातों को ये ध्यान में रखा जाए तो क्या क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ, प्रत्येक जीवधारियों में अपने समान, देखो किताबी ज्ञान भी और अपने भी सोच समझ के लिखने में दोनों में फर्क है। एग्जामिनर अगर आप किताबी ज्ञान लिख रहे हो तो उसके माइंडसेट में कहीं ना कहीं ये बैठ जाता है, हो सकता है कि बच्चे ने चीटिंग की हो, या हो सकता है बच्चा केवल रट के आया हो। तो बच्चे जब भी एग्जाम में आप लिखने की कोशिश कीजिए कि अपनी भाषा में हम उसको लिखने की कोशिश की, ठीक है ना, अपनी भाषा। जैसे मैंने यहाँ अभी लिखते वक्त प्रक्रिया लिख रहा था, तो वो हो सकता है थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज हो सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्रिया लिखा। मेरे भी माइंडसेट चेंज होती रहती है हमेशा। तो कभी भी चीजों को रटने की कोशिश ना करो बच्चे, हमेशा उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप रट के गए ये परिभाषा और कहीं एग्जाम में एक आध वर्ड भूल गया तो फिर आप लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो बच्चे किसी भी चीज को समझने की कोशिश करो ताकि उसको याद रहे, नए या ना रहे, उसको हम बना के अच्छे से ढंग से सटीक आंसर लिख सकें, ठीक है ना। चलो ये ठीक है। तो कह रहा है जनन किसे कह रहा हो, जिसमें कोई कोशिका या जीव अपने समान नए कोशिका या जीव को उत्पन्न करने की क्या कर रहा है, क्षमता रख रहा है। अब कह रहा है कि यह क्रिया क्या लिख सकते हो, यह क्रिया एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग प्रकार से होती है, अलग अलग प्रकार से होती है, जिसके आधार पर जनन को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है, कोई बच्चा बता सकता है कि वो दो भाग कौन कौन से हैं? कोई बच्चा बता सकता है कि वो दो भाग कौन कौन से हैं? जरा बताए, अगर वो बता सकता है तो बताओ। किसी बच्चे को अगर पता हो कि वो दो भाग कौन कौन से हैं तो वो बता दे, जल्दी से बताइए बच्चे। नोट्स बनाइए बच्चे, अपने द्वारा लिखे गए शब्द आपको याद रहेंगे हमेशा। अगर इसको आप एक बार लिख रहे हो तो आपको याद रहेगा, और लिखने की प्रैक्टिस पूरे साल कीजिएगा। आपका एग्जाम, मैंने कल ही बोला था कि केवल ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव भी है 35 नंबर, ठीक है ना। ठीक, कोई आंसर करे? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, आंसर आने लगा। ठीक, तो पहला है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरे को कहते हैं हम लोग लैंगिक जनन,
लैंगिक जनन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहते हो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बेसिक चीज रह गई इस चैप्टर की शुरुआती चीज में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन पे। तो एक बार फिर से 2 मिनट के लिए, क्या 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। बायोलॉजी किसे कह रहे हो? बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है बायो, दूसरा शब्द है लॉजी। बायो का अर्थ है लिविंग या जीवित, और लॉजी का अर्थ है स्टडी या अध्ययन। तो लिख सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें जीवित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हो और वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हो? बॉटनी कहते हो। और दूसरी चीज है जनन। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें, प्रक्रिया या क्रिया है जिसमें कोई कोशिका या जीव अपने समान कोशिका या जीव को उत्पन्न करने की क्रिया करता है, जिसमें जीवों के वंश क्या होते हैं? चलते रहते हैं। और यह क्रिया एक कोशिकी तथा बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग प्रकार से होती है, जिसके कारण या जिसके आधार पर जनन को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। पूरी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा क्लियर। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर या बाय हार्ट लिखो, ताकि मुझे समझ में आए कि एकदम बेसिक से शुरू करने पर भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक। पहला हेडिंग डालते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा बच्चे आप लोगों को भी, पूरा सक्रिय रह के कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हो पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा है मतलब। चलो अब अलैंगिक जनन की बात की जाए। कहाँ गए भैया, आप कहाँ चले गए? ये कैसे खिसक रहा भाई? देख रहे हो? चलो जो भी है, देखो दुनिया में जितने भी एक कोष की जीव होंगे, जितने नाम तुमको याद होंगे एक कोष की, अमीबा, पैरामेसियम, युगलिना, क्लेमाइडोमोनास, वाल्वाक्स, ईस्ट, ठीक है ना, ये सारे जीवों में जनन की क्रिया हमेशा किसके कारण होगी? अलैंगिक जनन के कारण। क्योंकि लैंगिक जनन की क्रिया के लिए हमको गैमेट्स या युग्मकों की आवश्यकता होगी, और एक कोष के जीवों में ये युग्मक या गैमेट्स बनते नहीं हैं। तो दुनिया में अभी एकदम ध्यान रखना, जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं सभी जीवों में जनन की क्रिया अलैंगिक जनन के कारण होती है। और उसके पश्चात हम लोगों को समझना पड़ेगा कोशिका विभाजन के बारे में, कि 2 तरीके का, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। तो लिखोगे क्या? सभी एक कोशिकीय जीवों में, सभी एक कोशिकीय जीवों में जनन की क्रिया अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के कारण होता है, के कारण होता है। जो समसूत्री कोशिका विभाजन, जो समसूत्री कोशिका विभाजन
जो समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण होता है, के कारण होता है, जिसकी निम्न विशेषताएं होती हैं। निम्नलिखित लिख लो क्योंकि हम लोग लिखते हैं। निम्नलिखित विशेषताएं, निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो भैया बाबू बहनी जो भी लोग हो, आप लोग विशेषताओं में क्या लिखोगे कि विशेषता क्या लिखो, परिभाषा में लिख दी हो कि सर कायिक जनन नहीं होता है क्या। चलो बच्चे, कायिक जनन पे भी थोड़ी सी बात की जाएगी, पर वो शरीर के अंगों से होता है, पूरे शरीर से नहीं होता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीवी भाग लेते हैं, मतलब एक कोशिकीय जीव। जीबी लिख दिया है, मतलब हम मोबाइल का जीबी समझने लगे हैं। तो पहले विशेषता क्या हुई, पहली विशेषता ये, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें क्या लिखोगे, केवल, पहली विशेषता क्या है, इसमें केवल समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अभी इसको हम समझाते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन होता क्या है। समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, विभाजन होता है। दूसरी विशेषता क्या लिखोगे, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। युग्मक गैमीट्स, मतलब नर तथा मादा युग्मक की बात कर रहा है, स्पर्म ओवम की बात कर रहा है, ठीक है ना। युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, ठीक। तीसरा क्या लिखा जाए, निषेचन की क्रिया नहीं होती है। जब युग्मक नहीं बन रहा है भैया तो निषेचन भी नहीं होगा। निषेचन की क्रिया नहीं होती है, नहीं होती है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और क्या विशेषता में लिख सकते हो, चौथा, उत्पन्न होने वाले जीव आनुवांशिक रूप से और बाह्य संरचना में मातृ कोशिका के समान होते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये भी कह सकते हो, चलो ठीक है। अभी आते हैं चौथी विशेषता, क्या लिख सकते हो, उत्पन्न होने वाले जीव या जन्म लेने वाले जीव, ऐसे लिख लो, जन्म लेने वाले जीव, जन्म लेने वाले जीव आनुवांशिक तथा बाह्य संरचना में मातृ कोशिका, मतलब जिससे वो उत्पन्न हुए हैं, मदर सेल, मातृ कोशिका के समान होते हैं। और पांचवी विशेषता लिख लोगे, यह है क्लोन, या इसी को कहते हैं पुंजक, ये भी अभी वर्ड हम आपको समझाते हैं, कहलाते हैं। तो अगर पूछे बच्चे कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इस क्रिया, इनकी विशेषताएं बताइए 2 नंबर में, तो इतना आप लोग उत्तर डाल के लिख सकते हो। पहला हेडिंग डाल लेना अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन किसमें होता है, सभी एक कोश की जीवों में जनन की क्रिया किसके कारण होती है, अलैंगिक जनन के कारण।
दूसरी चीज, इनमें जो विभाजन होगा जनन की क्रिया के समय वो केवल कौन सा होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन। और विशेषता के तौर पर पहली विशेषता तो यही हो गई कि इसमें केवल समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होती है। दूसरी विशेषता, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। तीसरी विशेषता, निषेचन की क्रिया नहीं होती। चौथी विशेषता, जन्म लेने वाले जीव आनुवांशिक रूप से तथा बाह्य संरचना में मातृ कोशिका के क्या होते हैं, समान होते हैं। और पांचवी विशेषता क्या लिख सकते हो, ये एक दूसरे के क्लोन या पुंजक कहलाते हैं। ठीक है ना। आनुवांशिक का मतलब क्या होता है सर? फैज आलम, देखो माता पिता से संतानों में जो लक्षण आते हैं उन लक्षणों को कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। और वह लक्षण जब माता पिता से संतानों में आते हैं तो आने की क्रिया को कहते हो वंशागत या आनुवांशिकता। और उन लक्षणों का अध्ययन कहलाता है आनुवांशिकी। जैसे मेरे बाल घुंघराले हैं, ये घुंघराले बालों वाले लक्षणों को बोलेंगे आनुवांशिक लक्षण। माता पिता से जब ये लक्षण मेरे शरीर में प्रवेश किए तो आने की क्रिया को कहा गया वंशागत या आनुवांशिकता। और इन लक्षणों का जब आप अध्ययन करोगे चौथे चैप्टर में मेंडल वाले में, तो उसे कहोगे क्या, अध्ययन करने की क्रिया को आनुवांशिकी। और बाह्य संरचना में अगर अमीबा से कोई जीव जन्म ले रहा है, कोष की जीव, तो जो अमीबा पैदा होगा वो मातृ कोशिका मतलब मदर सेल का एकदम कार्बन कॉपी होगा। जैसे लक्षण उसके रहे होंगे वैसे लक्षण इन जन्म लेने वाले जीवों के भी होंगे, एक कोष की जीवों में। इसलिए उन्हें क्लोन या पुंजक कहते हैं। क्लोन मतलब एक तरीके का कार्बन कॉपी। ठीक है। देखो एक बच्चा लिख रहा है, सर ऑल सब्जेक्ट कब तक खत्म हो जाएगा? एक कहानी है कि प्यास लगी तो कुआं खोदें भाई साहब। ठीक है ना। ओहो, सुबह सुबह श्री कृष्ण कुमार केसरी जी का नाम लीजिए प्लीज, मिस यू अभिषेक सर। ये बच्चा हर बार पर डे क्लास में प्रेजेंट रहता है और बाकी बच्चे भी प्रेजेंट रहते हैं, पर ये इस बच्चे का नाम तो मुझे याद हो गया, इतनी बार नाम ले लिए होंगे। सर पुंजक किसे कहते हैं? एकदम कार्बन कॉपी जो होता है उसी को क्लोन या पुंजक कहते हो साइंटिफिक लैंग्वेज में या वैज्ञानिक भाषा में। ठीक। और कुछ विभाजन क्या है, सारी चीजें अभी आपको समझा रहे हैं विभाजन क्या है या क्या नहीं होता है। यहां तक अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बाय हार्ट लिखो और भरो। ठीक। उसके बाद फिर आगे बढ़े हम अलैंगिक जनन पे। बताओ यहां तक अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो समसूत्री का मतलब भी समझाएंगे, एक एक वर्ड समझा दे रहे हैं अभी इसमें से। ठीक है ना। ये समसूत्री कोशिका विभाजन भी पढ़ा देंगे, समझा रहे हैं अभी। युग्मक भी समझा देते हैं। उसके बाद क्या है, निषेचन भी समझाना है मुझे, आनुवांशिक लक्षण भी समझाना है और बाह्य संरचना भी समझाना है और क्लोन और पुंजक भी समझाना है। ऐसा नहीं है कि सब छोड़ देंगे, ये सभी वर्ड आपको समझाने हैं। ठीक। चलो अब आते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन को समझाने की कोशिश क्रिया करते हैं आपको। ठीक। ऐसा नहीं है कि सब छोड़ देंगे। समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, या बच्चे इसी को कहा जाता है माइटोटिक सेल डिवीजन। क्या कहते हो इंग्लिश में? माइटोटिक सेल डिवीजन, समसूत्री कोशिका विभाजन। अब इसको समझो जरा, समसूत्री कोशिका विभाजन को। मान लो कह रहा है कि एक कोशिका है, मानने की बात कर रहे हैं हम। ठीक। एक कोशिका है, समसूत्री कोशिका विभाजन, और ये कोशिका मान लो मनुष्य की है। किसकी है? मनुष्य की। ये कह रहा है कि मान लो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल या मानव की कोशिका है, मानव की कोशिका है। क्या है? मानव की कोशिका। ठीक। अब बच्चे आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि अगर मनुष्य की कोशिका है तो कोशिका के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा? केंद्रक। और केंद्रक के चारों तरफ क्या होगा? कोशिका द्रव्य। ये क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। अब यहां पे बच्चे थोड़ा ध्यान से पढ़िए, समझिएगा, सक्रिय रहिएगा। साइटोप्लाज्म, थोड़ा ध्यान इधर उधर मत भटकाइएगा। ठीक। और दूसरी चीज, इसके बीच में ये जो संरचना है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? केंद्रक कह रहे हैं, केंद्रक, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। अब बच्चे आपसे एक सवाल है कि मानव कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? चलो बताओ। हाँ बताओ। यस टीचर,
अभिषेक सर आशीर्वाद दीजिए, प्रभा ऑनलाइन क्लासेस जो आईडी है बच्चे, हमारी तरफ से तो सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद इस बात का, क्योंकि उनका परीक्षा अच्छा हो और उनका भविष्य बेहतर बने। ठीक, चलो हाँ 46 स्टडी विथ एमी @9229। भाई साहब थोड़ा ईमेल आईडी नाम में लिख दो यार, ठीक है ना। 23 कौन लिख रहा है यार, 23 पेयर लिखो तब तो सही है। तो अगर इसमें बात की जाए गुणसूत्रों की, क्या बात की जाए, गुणसूत्रों की बात की जाए, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या लिख सकते हैं हम लोग क्या, 46 या 23 पेयर या जोड़ी लिख सकते हो। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है या 23 जोड़ी है। अब अगर कहे कि इस कोशिका में समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया हो रही है बच्चे, तो होगा क्या, सबसे पहले जो क्रिया होगी उस क्रिया को हम लोग कहेंगे क्या, कैरियोकाइनेसिस। क्या कहोगे, कैरियोकाइनेसिस। इंग्लिश में क्या लिखोगे, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। अब इसको थोड़ा समझो, दिमाग लगाओ अच्छे से। एक शब्द है कैरियो, दूसरा शब्द है काइनेसिस। जो कैरियो शब्द आया है वो आया है कैरियन से, कैरियन। और काइनेसिस का अर्थ होता है बच्चे डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। कैरियन का एक और अर्थ होता है न्यूक्लियस, और डिवीजन को हिंदी में कहते हो विभाजन। क्या कहते हो, विभाजन। और न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हो, केंद्रक। और दोनों को एक शब्द अगर जोड़ के बनाया जाए तो क्या लिख सकते हो, केंद्रक विभाजन। क्या लिख सकते हो, केंद्रक विभाजन। तो अगर पूछे केंद्रक विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो केंद्रक विभाजन की क्रिया को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसमें कोशिका का केंद्रक क्या होता है, विभाजित हो जाता है। और जब बच्चे कोशिका का केंद्रक विभाजित होगा तो कोशिका के केंद्रक के अंदर कितने केंद्रक बनेंगे, 2 केंद्रक बनेंगे। ठीक, अब ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ऐसे विभाजित होता है, वो अलग चीज है, उसको बाद में समझा जाएगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, कोशिका का केंद्रक क्या होता है, विभाजित होता है। अब भैया कोशिका का केंद्रक जब 2 भागों में विभाजित होगा तो कोशिका के अंदर तो गुणसूत्र था, तो गुणसूत्र भी तो क्या होगा, 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो बच्चे अगर हम एक बात कहें, इस शुरुआती दौर पर यहां पर गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ी थी, और जब केंद्रक टूटकर 2 हो गया तो उसके अंदर जो गुणसूत्र रहे होंगे 46, वो टूटकर कितने हो जाएंगे, चलो बताओ, तो बताओ, आप लोग बताओ। यदि केंद्रक विभाजन की क्रिया में कोशिका का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है, तो कोशिका का केंद्रक यदि 2 भागों में विभाजित हो रहा है 1 से 2, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, मुझे ये बताइए, चलो बताओ बताओ बताओ, गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23। अरे बाप रे, नहीं बच्चे, अगर हमारे मान लो कह रहा है ये कोशिका का केंद्रक होता और इसके अंदर माचिस की तीलियां टोटल कितनी है, मान लो कह रहा है कि 46 है, चलो सामने पड़ गया, ऐसे 46 है। तो अगर इसको हम केंद्रक को 2 भागों में तोड़ दे तो अंदर से माचिस की तीलियां भी 2 भागों में टूटेंगी। तो अंदर से जब माचिस की तीलियां 2 भागों में टूटेंगी तो 46 तीलियां भी टूटेंगी 2 पार्ट में, तो वो हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा, 92। तो इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 92। अभी 2 पार्ट में टूट रहा है ना। और फिर अगला स्टेप जब आएगा बच्चे यहां से, तो थोड़ा सा ऊपर किया जाए, अगला स्टेप जब यहां से आगे बढ़ेगा तो उस क्रिया को हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। क्या कहोगे, साइटोकाइनेसिस। तो यहां भी साइटो का अर्थ है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस का अर्थ वही है डिवीजन या विभाजन, जो यहां पे था, ठीक है ना, यहां पे। तो साइटोप्लाज्म को क्या कहते हो, कोशिका द्रव्य। क्या कहते हो, कोशिका द्रव्य। और डिवीजन का अर्थ क्या लिखते हो, विभाजन। तो पूरा एक शब्द क्या बन जाएगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या शब्द बनेगा,
कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द बनेगा, जिसके कारण यह कोशिका क्या होगी, बीच से सिकुड़ने लगेगी। जिसके कारण यह कोशिका ऐसे बीच से क्या होगी, सिकुड़ने लगेगी। और बीच में क्या था, एक केंद्रक यहाँ चलाएगा, एक केंद्रक यहाँ चलाएगा। उसके बाद यहाँ पर गुणसूत्र हो जाएंगे और यहाँ पर गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक। और फिर यहाँ पर जो तरल पदार्थ था चारों तरफ, वो ऐसे के वैसे अपना पड़ा हुआ है। और जब ये बीच से धंसता है तो धंसे हुए हिस्से को कहते हैं फर्रो। फर्रो का मतलब होता है गड्ढा, एक तरीके से नीचे की तरफ वो क्या हो गया, धंस गया है। और कुछ समय के पश्चात क्या होगा फिर आगे चल के बच्चे, ये दो कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, एक इधर से और एक इधर से। और एक केंद्रक इसमें आ गया और एक केंद्रक इसमें आ जाएगा। उसके पश्चात गुणसूत्र इसमें बनेंगे, ठीक, और गुणसूत्र भी इसमें ही बनेंगे, सब आपस में जुड़कर, क्योंकि हमने केवल एक पेयर बनाया है। ऐसे को टोटल कितने हैं, 46 पेयर हैं। कोशिका द्रव्य वैसे के वैसा है और तुम दोनों कोशिकाओं को मिला लो, ये दोनों कोशिकाएं इस जैसी हैं। तो यहाँ यदि 92 था तो बच्चे 46 इसमें आया होगा और 46 इसमें गया होगा केंद्रक। इसलिए इसके अंदर भी केंद्रक कितने आए, 46, और इसलिए भी इसके अंदर केंद्रक कितने आए, 46। तो गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। जितने गुणसूत्र इन दोनों में हैं उतने ही गुणसूत्र इसमें भी हैं। तो समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया 2 चरणों में होती है। सबसे पहले चरण को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन, जिसके कारण कोशिका का केंद्रक 2 भागों में विभाजित होता है। दूसरा है साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसके कारण पूरी कोशिका 2 भागों में क्या होती है, विभाजित होती है। और इस क्रिया में जन्म लेने वाली कोशिकाएं मातृ कोशिका के समान होती हैं, क्योंकि मदर सेल तो यही हुआ, जिसके कारण इनमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब कोई परिवर्तन नहीं है तो सम मतलब समान है, सूत्री मतलब गुणसूत्र, किसमें, कोशिका विभाजन में। तो समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है और गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यह क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, जिसे केंद्रक विभाजन तथा कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। बताओ, क्लियर है, बताओ। सुष्मिता कुमारी ने पूछा 92 कैसे हुआ सर। यहाँ पे 46 था, तो 46 को अगर 2 पार्ट में तोड़ोगे, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही है, तो केंद्रक जब 2 टूटा 1 से 2, तो 46 तो 2 पार्ट में टूट रहे होंगे। तो 46 जब 2 पार्ट में टूटेंगे तो 46 दूना 92 हो जाएगा। और बच्चे ये डायरेक्टली नहीं टूटता है, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये लगभग 3-4 दिन का चैप्टर है, समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। भले तुम आज इसको 5 मिनट में निपटा रहे हो। ये टूटता जब है केंद्रक तो 4 अवस्थाओं से गुजरता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज। उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होती है, तब जाके डिवाइड होता है। प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, ये जब सेल डिवीजन 11th में आप लोग पढ़े होंगे तब आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। चलो बताओ, क्लियर है। एक बार क्लियर हो, बच्चों को समझ में आ गया हो तो बताओ यस सर लिखो कमेंट में, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। और बाई हार्ट, हम जब भी पूछे समझ में आ गया कि नहीं, आप लोगों को सिर्फ हार्ट बनाना है ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ठीक, बताओ। उसके बाद फिर इसके बारे में हम लिखें। अच्छा, इंग्लिश में हेडिंग साफ लिख देंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन। चलो कैपिटल लेटर लिखने की कोशिश करेंगे आप। यस सर, यस सर, ठीक। चलो हार्ट समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसके बारे में लिखा जाए। अब इन चारों चीजों को समझना हो, इसमें केवल समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री क्यों कह रहे हो, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रह रही है। इसमें भी 46 और जो जन्म ले रहे हैं उसमें भी 46। दूसरी लाइन क्या लिखे हो, युग्मकों का निर्माण नहीं हुआ। भाई जन्म लेने के लिए एक कोशिका 2 कोशिका में जन्म ले ली, अब इसमें युग्मक वगैरह की आवश्यकता ही नहीं है। अब जब युग्मक बने ही नहीं है तो जाहिर सी बात है, जब 2 नर तथा मादा युग्मक आपस में मिलेंगे नहीं तो निषेचन की क्रिया भी नहीं होगी। मच्छर कहीं बैठ गया क्या जनाब, हाँ ये रहे, हट जाइए भाई थोड़ी देर के लिए। तो इसमें जनन की क्रिया भी नहीं, निषेचन भी नहीं होगा। और आनुवांशिक तथा बाह्य संरचना में मातृ कोशिका के समान होते हैं। भैया आनुवांशिक रूप से देखा जाए तो इसमें जो लक्षण होंगे दोनों में वही लक्षण इसमें भी आनुवांशिक रूप से। और ये जैसा दिखने में है ये भी दिखने में वैसा होगा, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या, संरचना वगैरह सब समान है, तो बाह्य संरचना में भी समान है। और दूसरी बात क्लोन या पुंजक, और जब यह पूरी तरीके से एक दूसरे के समान है तो इन दोनों को कहा जाता है क्लोन।
या कार्बन कॉपी, या उसी को सामान्य भाषा में कहा जाता है हिंदी में पुंजक, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। बात समझ में आ गई है? सर फिगर बनाना है क्या? बिल्कुल बनाना है बच्चे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाना पड़ेगा, एग्जाम में तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना? सर बॉटनी और जूलॉजी एक में ही पढ़ाइएगा, चैप्टर वाइज जैसे आपकी दी गई हैं, पहला चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर क्या है, वैसे ही चलेगा, ठीक? दो कॉपी नहीं बनेगी जो बचपन में बनती थी, जैसे कि एक अलग दूसरी अलग, ठीक है ना? चलो, तो इसमें लिखोगे क्या, लिखोगे क्या, समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया में क्या लिखोगे, समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया में एक कोशिका से एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या में, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है? चलो अलग कलर से लिख लो, याद रख रहेगा। यह क्रिया दो चरणों, स्टेप की बात की जाए तो दो चरणों में पूरी होती है, दो चरणों में पूरी होती है, जिसे केंद्रक विभाजन, जिसे केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं, जिसे केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य विभाजन। और बच्चे इसकी इंग्लिश क्या थी उसको लिख लो एक बार, इसकी इंग्लिश क्या है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। हो गया, कहते हैं। कोई दिक्कत समसूत्री कोशिका विभाजन को समझने में? बताओ, समसूत्री कोशिका विभाजन को समझने में कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। समसूत्री कोशिका विभाजन को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये हम लिखते टेढ़ा कर देते हैं यार इसको। चलो, समसूत्री कोशिका विभाजन, इस चैप्टर के एंड होने पर आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे डिटेल में। फिर आपको थियरी की या सब्जेक्टिव का नोट्स दिया जाएगा, पहली बात, जिसमें शॉर्ट आंसर भी होंगे 2 नंबर वाले, ठीक। उसके बाद लॉन्ग आंसर भी होंगे 5 नंबर वाले।
इतनी चीजें आपको हर चैप्टर के खत्म होने के बाद मिलेगी, इस बात का भी विशेष ध्यान। इतनी चीजें आपको हर चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगा, ठीक है ना। क्या क्या ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, थियरी के नोट्स भी मिल जाएंगे, चैप्टर के जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मिल जाएंगे, और अगर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी मिल जाएंगे, नहीं पूछे जाते हैं तो कोई उसका शाब्दिक अर्थ नहीं है, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलो समसूत्री कोश के विभाजन में अब आगे बढ़े, बताओ। लगता है कि टॉपर बन जाओगे ऐसे पढ़ के? अगर लगता हो तो एक बार बताओ तो, और सारी चीजें याद हो जाएंगी तो ये भी बताओ। अब लिखोगे क्या कि अलैंगिक जनन को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। क्या लिखा जाए इसमें? अलैंगिक जनन की क्रिया को अलैंगिक जनन को या जनन की क्रिया निम्न प्रकार से होती है। निम्न प्रकार से होती है। पहला क्या लिख सकते हैं हम लोग? पहला लिख सकते हैं विखंडन। दूसरा क्या लिख सकते हैं? मुकुलन। तीसरा क्या लिख सकते हो? पुनरुद्भवन। चौथा क्या लिख सकते हो? बताओ तो। कली निर्माण। 99% टॉपर बनेंगे। क्या हो गया भाई? हाँ लिख सकते हो। चलो विखंडन के बाद द्विखंडन भी लिख सकते हो। द्विखंडन, ठीक। और बताओ। कली निर्माण, बताओ। सही हो गया, सही हो गया, कैमरा सही हो गया, बीच में बंद हो गया था पता नहीं कैसे। सर हमको पहचाने ओल्ड स्टूडेंट है भाई, इसमें कमेंट दिखता है खाली, शक्ल ना दिखती है यार। ठीक है ना, सही हो गया। अगर कैमरा सही हो गया हो तो एक बार बताओ जरा तो। बीच में हमको भी लग रहा है कि रुक गया था। अच्छा रुका ही है। एक मिनट वेट करो बच्चे, बस 1 मिनट। नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ होगा, आ रहे हैं, अभी सही हो जाएगा। चलो अगर सही हो गया हो तो हार्ट बनाओ, तो कमेंट सेक्शन में हार्ट बनाओ अगर सही हो गया हो तो। बताओ सही हो गया हो तो कमेंट में एक हार्ट बनाओ ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ सही हो गया है। बताओ सही हो गया हो तो एक बार कमेंट में हाँ चलो सही हो गया, हार्ट आ गया। पर टूटा हुआ हार्ट बनाने को तो ना कहे थे यार। चलो ठीक। टूटा हुआ दिल कौन है भाई? दिल फेक आशिक। चलो विखंडन को क्या कहते हो? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कहते हो। मुकुलन को कहते हो बडिंग। पुनरुद्भवन को कहते हो रीजनरेशन। और द्विखंडन को कहते हो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। और कली निर्माण को कहते हो बड फॉर्मेशन। बड फॉर्मेशन। और भी हैं, पर जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी हम लोग लिखते जाएंगे, उसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। चलो बताओ क्लियर है यहां तक? हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मिल जाएगा बच्चे, ठीक है ना। आप
एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे जाके, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का एक कॉलम बना होगा, तो ऐड होने का आपका ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना सर। स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन, हाँ भाई वो भी हो सकता है, लो लिख देते हैं भाई, क्यों उसके बच्चे की आरजू ना पूरी की जाए। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन इसी को कहते हैं स्पोरुलेशन। चाहे छोड़ दे भाई, नहीं छोड़ेंगे। ठीक, बहुत सारे हैं। चलो एक बार फिर से पूरा रिवाइज किया जाए, फिर यहीं से कल शुरू किया जाएगा। तो शुरू किया जा रहा है कहाँ से, एकदम पहले स्लाइड से। एकदम पहला स्लाइड मतलब ये, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। और इससे कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में, पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी। दूसरा, जनन किसे कहते हो, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कोशिका या जीव अपने जैसे किसी कोशिका या जीव को उत्पन्न करने की क्या करता है, क्रिया करता है, जिसके कारण उसका वंश चलता रहता है। यह क्रिया एक कोश की तथा बहुकोश की जीवों में अलग अलग प्रकार से होती है, जिसके आधार पर जनन को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन कहते हो। अलैंगिक जनन किसे कहते हो, सभी एक कोश की जीवों में जनन की क्रिया अलैंगिक जनन के कारण होता है, जो समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण होता है, जिसकी ये निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होती है। दूसरा, निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तीसरा, युग्मकों का निर्माण भी नहीं होता है। चौथा, जन्म लेने वाले जीव आनुवांशिक रूप से तथा बाह्य संरचना में मातृ कोशिका के समान होते हैं। और पांचवा, इस क्रिया में जन्म लेने वाले जीव सभी एक दूसरे के क्लोन या पुंजक या कार्बन कॉपी होते हैं। ठीक, अगली बात देखी जाए तो समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, तो 2 चरणों में। सबसे पहला चरण है केंद्रक विभाजन, जिसके कारण कोशिका का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। दूसरा चरण है कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसके कारण पूरी कोशिका 2 भागों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है, साइटोप्लाज्म के विभाजन के कारण। और इस क्रिया में जन्म लेने वाले दोनों कोशिकाएं या जीव, जो भी कह लो फिलहाल के तौर पर, बाह्य संरचना में और आनुवांशिक रूप से पहली कोशिका के समान होते हैं, जिसके कारण इसे बोला जाता है क्लोन या पुंजक। और इस क्रिया में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। और एक कोशिका कितनी कोशिका में विभाजित होती है, 2 कोशिका में। समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया में एक कोशिका 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है और इनमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, जिसे केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं, या कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और अलैंगिक जनन की क्रिया निम्न प्रकार से हो सकती है, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, द्विखंडन, कली निर्माण, बीजाणु जनन, या इसको हम कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, बाइनरी फ्यूजन, बड फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आज की क्लास कैसे लगी आप लोगों को। सबसे पहला काम आपका क्या है, ये बताना कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर अलविदा लेंगे आपसे, ठीक है ना। हाँ, अभी से पैनल पीडीएफ जिन बच्चों को मिल रहा है वो अभी से बनाना स्टार्ट कर दो, लिखना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाओ। जो बच्चे इस बैच में, कौन से बैच में, जो बच्चे वरदान बैच में इनरोल नहीं हुए हैं, वो बच्चे जितना जल्दी हो सके आप लोग इनरोल हो जाइए, क्योंकि जितना लेट करोगे आपके लिए उतना ये हार्मफुल होगा। और 12th टॉपर बनना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कंपटीशन कमेंट में जो आपके कमेंट के ऊपर के नीचे हो रहा है वही है कंपटीशन जो आपके सामने है, क्योंकि वो बच्चा समय दे रहा है, 1 घंटा पढ़ रहा है। वो बच्चा ये नहीं कह रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास तो एप्लीकेशन में मुझे मिल जाएगा, बाद में देख लूंगा। भैया वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में जो देखने का मतलब होता है, पूरे समय के साथ बैठोगे, देखोगे जितने मिनट की क्लास चलेगी। लेकिन जब रिकॉर्डेड बैच पे आप आओगे तो 2x पे देख लोगे, 3x तो होता नहीं, 1.5x पे देख लोगे, मतलब उसको फॉरवर्ड करके देखोगे और उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो समय दोगे तो कुछ अहमियत उसकी, क्या कहते हैं, फायदे उसके मिलेंगे। और अगर आप खुद समय नहीं दोगे तो बच्चे क्या ही होगा, आपको समझ सकते हो। ठीक, तो कोशिश कीजिए कि जिस टाइम क्लास चले उस टाइम क्लास कीजिए, चाहे एप्लीकेशन पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे जाट। बहुत अच्छा लगा सर, चलो नाइस सर। एकदम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि एग्जाम अभी थोड़ा दूर है। पर इतना भी धीमे नहीं चलना है कि एग्जाम पर पहुंचते देर हो जाए, पर नहीं, आराम से जितनी स्पीड में आपको समझ में आए उतनी स्पीड में समझने की कोशिश कीजिए।
ठीक है ना बच्चे? चलो, और जाते जाते जैसे ही क्लास एंड होगी, कमेंट में क्लास के बारे में जरूर लिखिएगा, जितने बच्चे लाइव थे सभी लोग, और जितने बच्चे लाइव हैं वो लोग भी, और जितने बच्चे लाइव थे फिलहाल उतने लाइक नहीं हैं, 75% लाइक करे हैं, बाकी 25% छोड़ दिए हैं वैसे सब। तो बच्चे लाइक करना भी ज़रूरी भी है आपके लिए, क्योंकि हम लोगों के लिए मोटिवेशन सिर्फ वही है, आप लोग लाइव हो उस चीज़ के लिए। ठीक है, चलो अब मिलते हैं कल सुबह फिर। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, बाय। मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो।